गोपाल, ये क्या कहे तुम, इस आपदा के दिन इतनी बड़ी तबाही की खबर लेकर सुबह सुबह मेरे इस सिंह द्वार पर आ पहुंचे बाबा। राय मशाय की इस बीमारी की खबर तो मैंने उधर के टोले के गोपाल दा से भी सुनी है हरिदास दा, लेकिन समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। हाँ, लोगों के इस एकता की ताकत को देखकर ही मेरे दिल के अंदर की सारी थकान और पिताजी के दिए अपमान का दुख एक पल में दूर हो गया भाई। चारू, तुम एक बार उधर की निचली जमीन की तरफ देखो। जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उससे हमारे किसानों के बोए सारे के सारे कच्चे धान, यानी कि जो छोटे छोटे अभी बोए हैं ना, उन्होंने रोपे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा पानी में डूब के। अजी, सुबह से आसमान जिस तरह टूटकर बरस रहा है उससे सिर्फ जमीन ही नहीं, हमारे गांव के लोगों के घरों के कोनों में भी आज चिंता आकर जमा हो गई है। अब राय परिवार के पूर्वजों के इस जमींदारी के इतिहास में ऐसी आपदा मैंने बहुत कम देखी है चारू। हाँ, दिल न जाने किस एक अनजानी आशंका के बारे में बार बार कांप उठ रहा है, समझ नहीं आता। इस बादलों से घिरे हुए दिन में मैदान की चिंता के साथ साथ मेरे मन के अंदर का एक पुराना गहरा घाव भी आज ज्यादा याद आ रहा है जी। ओहो, क्या तुमने फिर से वही गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया चारू? इस घोर संकट के दिनों में कोई दूसरी झूठी बात सुनने का ना धैर्य है ना शौक है। हाँ, अमित जब आगे की पढ़ाई के लिए शहर को निकला था तब गुस्से में आकर तुमने जो उसे घर की चौखट पार करने से मना किया था, उस जिद को आज छोड़ दो। अरे भाग्यवान, वो अपनी मर्जी से इस जमींदारी और गांव के लोगों को तुच्छ समझकर चला गया चारू। अब जो बेटा अपनी जिम्मेदारी भूलकर शहर को अपना चुका है, उसके बारे में सोचकर अब क्या होगा है? मुंह से चाहे जितनी भी कड़वाहट दिखाओ जी, मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारी इन दोनों आंखों के पीछे बेटे के लिए कितना गहरा दर्द और हाहाकार छिपा है। संसार में कौन किसका सुध रखता है चारू? नहीं तो तुम अब उधर रसोई की तरफ जाओ, मुझे थोड़ा अकेले बैठकर इस मैदान के पानी का हिसाब लगाने दो। जमींदार बाबू, उधर नहर के किनारे जो कच्चा बांध था वो आज सुबह तड़के पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से ढह गया। गोपाल, ये क्या कहे तुम, इस आपदा के दिन इतनी बड़ी तबाही की खबर लेकर सुबह सुबह मेरे इस सिंह द्वार पर आ पहुंचे बाबा। हाँ जमींदार बाबू, गांव के निचले टोले के झोपड़ों के अंदर भी आज घुटनों तक पानी आ गया है। लोग बहुत बड़े संकट के दिन काट रहे हैं बाबू। हमारे इस इलाके का बांध अगर आज पूरा टूट जाता है तो फिर सिर्फ खेती की जमीन ही नहीं, पूरे गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा भाई। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग मिलकर कुदाल और टोकरी लेकर बांध के कमजोर हिस्से को किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं जमींदार बाबू, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत ही तेज है। अरे तुम इधर उधर की बातें ना करके सुनो, जल्दी से जाओ, गांव के जवान लड़कों को एक जगह पे इकट्ठा करो गोपाल। मैं खजाने से जरूरी बांस और बोरों का इंतजाम करता हूँ, जाओ जल्दी करो। आप जिस तरह से हमेशा हमारे सुख दुख में साए की तरह साथ आकर खड़े होते हैं ना बाबू, इसी अपनेपन के खिंचाव में ही तो हम दौड़े चले आते हैं। ओहो, प्रजा के सुख दुख की देखभाल करना ही तो राय परिवार का असली धर्म है गोपाल, लेकिन आजकल शरीर की ताकत न जाने क्यों दिन ब दिन कम होती जा रही है। जमींदार बाबू, आपके चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग देखकर मुझे खुद भी चिंता हो रही है। आप सिर्फ जमीन के बारे में सोचकर अपने शरीर को इस तरह से मत बिगाड़िए। हाँ, मन के अंदर की ताकत ही जब ढीली पड़ जाती है ना गोपाल, तब इस बाहरी शरीर को किसी तरह टिकाए रखना बड़ा कठिन काम होता है रे बाबा। ए गोपाल, सुबह के वक्त जब तुम ये जमींदार बाबू के पास उस टूटे हुए बांध की खबर देने गए थे, तब वहां का माहौल कैसा देखा? हरिदास दा, जमींदार बाबू हमारे काम के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार तो हो गए हैं,
लेकिन उनकी आंखों के अंदर वो पुराना तेज अब नहीं रहा। अब जमींदार बाबू के इस अकाल बुढ़ापे का मुख्य कारण तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं रे। उनके मन के कोने में गहरा दर्द छिपा हुआ है। वही तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरिदास दा। जमींदारी और प्रजा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर लेकर भी वो असल में अपने इकलौते बेटे की दूरी के गम में घुट घुट कर जी रहे हैं। अब बेटा किसको प्रिय नहीं होता, कलेजे का टुकड़ा तो होता है। हाँ, अब उनका बेटा अमित भी शहर से वापस तो नहीं आया, और जब से नहीं आया तब से इस गांव का ये राजमहल बिल्कुल अंधेरा और सुनसान हो गया है रे। और नहीं तो क्या, अरे हमारे इस पूरे गांव के लोग आज अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बांध के काम में हाथ बटा रहे हैं हरिदास दा, लेकिन जमींदार बाबू को ठीक रखने का उपाय क्या है न हमको पता है। आपको पता हो तो बताइए। अब देखो, मुझे लगता है कि गांव के इस घोर संकट की बात बताकर हमें अभी अमित बेटे के पास शहर के पते पर एक जरूरी खबर भेजनी चाहिए। हो सकता है कि ये खबर पाकर वो आपने कही एकदम पक्की बात हरिदास दा। नवरूण तो अमित के बचपन का दोस्त है, वो शहर जाकर उन्हें समझाकर वापस ला सके तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, नवरूण चतुर और बुद्धिमान लड़का है। वो अगर ये जिम्मेदारी ले ले तो जमींदार बाबू के घर का ये बरसों का मान अभिमान जो अंधेरा है एक पल में पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर तो सब सही हो जाएगा। तो फिर ठीक है, बेकार में समय बर्बाद ना करके चलो हम दोनों मिलकर अभी उधर डाक खाने के रास्ते पर नवरूण की तलाश में धीरे धीरे चलते हैं। अजी, सुबह से तुमने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं डाली। इस उदास दिन में बिस्तर पर इस तरह अकेले लेटे रहोगे तो शरीर और टूट जाएगा। चारू, मेरे इस कमजोर शरीर के दर्द से ज्यादा बाहर के उस डूबते हुए मैदान के किसानों की भूख की तड़प मुझे ज्यादा जलाए मार रही है। तुम हमेशा सिर्फ बाहर के लोगों के बारे में ही सोचते रहे। अपने अंदर के जिस खालीपन ने तुम्हें दिन ब दिन खत्म कर दिया, उसकी कभी सुध नहीं ली। अरे तुम फिर से उसी पुराने जख्म पर नया घाव देने के लिए यहाँ आकर बैठ गई हो। अरे भाई, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे मैं खामोशी से स्वीकार कर चुका हूँ। आज इस शांत कमरे के कोने में बैठकर मुझे हमारे अमित के बचपन के उस चंचल और हंसमुख चेहरे की बार बार याद आ रही है जी। अब जो बेटा अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके शहर के मोह में इस मिट्टी के घर को छोड़ गया, उसकी याद करके अब कोई फायदा नहीं है चारू। वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए शहर गया था जी, कोई अपराध तो नहीं किया था। दिल चीर कर देखो, आज भी तुम उसे कितना प्यार करते हो। राय परिवार का इकलौता वारिस होकर भी वो हमें अकेला छोड़कर चला गया चारू। ये शिकवा, ये गम मेरे सीने के अंदर ताउम्र एक बड़ा घाव बनकर रहेगा। मुंह के इस झूठे गुस्से से तुम और कितने दिन अपने अंदर के इस नासमझ पिता के प्यार को छिपा कर रखोगे जी। अब तो कम से कम अपनी जिद थोड़ी कम करो। तुम अब मेरे सिरहाने से वो पानी का लोटा हटा लो और उधर की खिड़की के किवाड़ अच्छी तरह से बंद कर दो चारू, हवा ठंडी है। अरे ओ नबा, अरे सुबह सुबह तुम्हें एक जरूरी काम की बात बताने के लिए इस डाक खाने की टूटी हुई दीवार के पास बुलाया है रे भाई। हरिदास दा, आपके चेहरे का ये गंभीर भाव देखकर मेरे खुद के मन के अंदर न जाने कैसा अनजाना सा डर पैदा हो गया है। तो क्या बात है, साफ साफ कहिए ना। अरे डर की ही तो बात है रे नबा। हमारे जमींदार बाबू जिस तरह से दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं, बिस्तर पकड़ लिया है। अरे उससे पूरे गांव के लोग आज अनाथ अभिभावकहीन हो गए हैं।
राय मशाय की इस बीमारी की खबर तो मैंने उधर के टोले के गोपाल दा से भी सुनी है हरिदास दा, लेकिन समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। अरे करना क्या है, अमित बेटा जब तक शहर से लौटकर नहीं आएगा तब तक राय मशाय के मन के अंदर का ये गुस्सा और शरीर की ये बीमारी किसी भी तरह से दूर नहीं होगी रे बाबा। अरे लेकिन अमित तो कई साल से शहर के एक दफ्तर में काम कर रहा है हरिदास दा, क्या वो हमारे इस गांव के खिंचाव में इतनी दूरी, मतलब ऐसे कहाँ शहर कहाँ गांव, यहाँ वापस लौट के आएगा? अरे वो तो तुम्हारे बचपन का सबसे पक्का दोस्त है ना रे। तुम अगर खुद शहर जाकर उनके पिताजी की बीमारी और इस डूबते हुए खेतों की हालत उसे समझाकर कहो तो हो सकता है कि वो जरूर आ जाए। अब जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल रहे हैं तो ठीक है, मैं आज दोपहर की ट्रेन से शहर की तरफ रवाना होने का फैसला करता हूँ फिर। हाँ, ये हुई ना एकदम, मतलब गजब बात कर दी तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जिम्मेदारी तुमने बहुत बढ़िया ली बेटा। इतने सालों की इस बाप बेटे की दूरी का अंत होने का अब समय आ गया है। ठीक है, मैं अभी घर के अंदर जाकर अपने कपड़े एक झोले में समेट लेता हूँ हरिदास दा, दोपहर से पहले मुझे स्टेशन पहुंचना होगा। नवा, तुम ये 7 समंदर 13 नदी पार करके गांव के कीचड़ मिट्टी वाले रास्ते छोड़कर अचानक मेरे इस दफ्तर के दरवाजे पर क्या सोचकर आए हो भाई? क्या बताएं भाई, हमारे गांव पर अचानक से एक प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अमित भाई। आषाढ़ की लगातार बारिश से ना चारों तरफ के सारे धान के खेत पानी में डूब गए हैं। भाई, खेतों के इस भारी नुकसान की बात सुनकर मेरा खुद का मन भी बहुत उदास हो गया नवा। लेकिन गांव के लोगों के दिन अब कैसे कट रहे हैं? क्या चल रहा है वहां पे? अरे चल क्या रहा भैया, लोगों के दुख से भी बड़ा दुख ये है कि हमारे जमींदार बाबू आज पिछले कुछ दिनों से बिस्तर पर बीमार होकर कराह रहे हैं बेचारे। बस कराहते रहते हैं, कराहते रहते हैं। ओ, पिताजी की इस अचानक बीमारी की बात सुनकर सीने के अंदर सब कुछ जैसे एक पल के लिए भारी हो गया नबा। ये बता, क्या माँ उनके पास रहकर उनकी सेवा नहीं कर रही है क्या? अरे भाई, जमींदार मालकिन जो हैं वो तो दिन रात उनके सिरहाने बैठकर आंसू बहा ही रही है, लेकिन जो जमींदार बाबू है ना, उनकी असली दवा तो तुम्हारे पास छिपी है। हाँ, पिताजी के उस पुराने शिकवे और गुस्से की याद आते ही आज भी मेरे पैर गांव की उस जानी पहचानी मिट्टी की तरफ बढ़ने में झिझक महसूस करते हैं रे भाई। ओहो, इतने सालों का पुराना गुस्सा अब मौन से पूरी तरह निकाल के फेंक दो ना। अपने पिता के इस आखिरी वक्त में जिसने तुमको जन्म दिया, उनके पास जाकर खड़ा होना तुम्हारा परम कर्तव्य है भाई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नवा। ठीक है, मैं आज ही दफ्तर के साहब से छुट्टी लेकर शाम की ट्रेन से तुम्हारे साथ गांव लौटूंगा। ठीक है। ओ बाप रे बाप नवा, मैं तो शहर से आते समय सोच भी नहीं पाया था कि हमारे जाने पहचाने गांव का रूप इतना दयनीय और बेरंग हो चुका है रे भाई। ये क्या हालत हो गई है गांव की? वही तो अमित, इस तोरण के दाईं तरफ के निचले जंगल की ओर देखो जरा। अरे बांध का पानी घुसकर पूरा आने जाने का रास्ता ही किसी नहर जैसा बन गया है, देखो। बाप रे, चारों तरफ के इस उमड़ते पानी के बीच ही हमारे किसानों के पूरे साल के जीने का सहारा छिपा है। ए नबा, ऐसे ही चलता रहा तो गांव के लोग तो भूखे मर जाएंगे भाई। अरे गांव के जवान लड़के दिन रात एक एक करके कुदाल से मिट्टी काट काट कर उस टूटे हुए बांध को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, कोई फायदा नहीं। अरे अमित भाई, मिट्टी के बोरे डालकर पानी के तेज बहाव को कभी नहीं रोका जा सकता। इसके लिए हमें थोड़ा अलग और वैज्ञानिक तरीका सोचना होगा। अब भाई, तुमने तो शहर में इंजीनियरिंग पास की है अमित, इस पानी को बाहर निकालने का कोई आधुनिक रास्ता अगर तुम्हें पता हो तो हम लोगों को भी बता दो। अब बड़े शहर के रहे हो, तुमको ज्यादा ही पता होगा। बात ऐसी है कि मैं शहर में रहने के दौरान इस जल निकासी यानी कि वाटर ड्रेनेज का एक नक्शा बनाना सीख गया था भाई। उस अनुभव का कुछ हिस्सा यहाँ काम में लिया जा सकता है।
तुम्हारे मुंह से उम्मीद की ये बात सुनकर मेरे दिल के अंदर का सारा डर और थकान एक पल में गायब हो गया भाई। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आए, पानी क्या चीज है देख लेंगे इसको भी। हाँ चलो, हम और बेकार में समय बर्बाद न करके सीधे उधर के प्रभावित खेतों की मेड़ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और मुख्य समस्या को अच्छी तरह से देखते हैं। आओ। हाँ, लेकिन तुम संभल कर कदम रखना। गांव का ये कीचड़ भरा रास्ता फिसलन भरा है। शहर के जूते पहनकर इस पर चलना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से देख के। पिताजी, कई सालों के बाद आज आपके इस जाने पहचाने चेहरे के सामने आकर खड़े होने की हिम्मत की है। अब आप सेहत कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अमित, अरे तुम इतने सालों बाद अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके किस हिम्मत से मेरी इस जमींदार बाड़ी के सिंह द्वार को पार करके अंदर आए हो? पिताजी, नवरुण के मुंह से आपकी इस गंभीर बीमारी की खबर सुनकर मेरे मन के अंदर का सारा पुराना गिला शिकवा एक पल में गायब हो गया। पिताजी, क्या मतलब ऐसे गिले शिकवे का? राय परिवार की इकलौती संतान होकर भी जब तुम इस मिट्टी की प्रजा और अपने जन्मदाता को भूलकर शहर चले गए थे, तब तुम्हारा ये लगाव कहाँ था? आराम से पिताजी, मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई के अच्छे अवसर के लिए गया था शहर। कोई अन्याय या अपराध तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। जो बेटा अपने पितृ ऋण को भूलकर सिर्फ अपने सपने को पूरे करने को ही सब कुछ समझता है, उसके मुंह से ये झूठी सेवा पाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है अमित, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आप चाहे मुझे जितनी भी कड़वी बातें कहें पिताजी, मैं आपके इस कमजोर शरीर और डूबते हुए गांव को इस तरह से छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। अपनी जिंदगी की देखभाल करने की ताकत इस राय महाशय में अब भी है। तुम जिस रास्ते से आए हो, आज ही उसी रास्ते से शहर वापस लौट जाओ। मैं आपकी आज्ञा सिर माथे लेता हूं पिताजी, लेकिन इस गांव के सारे धान के खेतों की रक्षा करने से पहले मैं किसी हाल में यहां से नहीं हिलूंगा। अरे ये झूठा अहंकार मत करो अमित। बरसों पुरानी जमींदारी के जलमार्ग की समस्या को सुलझाना तुम्हारे जैसे शहर के बाबुओं का काम नहीं है। तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ नवा, पिताजी तो आज भी मुझे देखते ही उसी पुराने गुस्से और भारी नाराजगी के साथ घर से तुरंत जाने के लिए कहने लगे। भाई, ओहो अमित, देखो तुम जमींदार बाबू के मुंह के उस अस्थायी रूखेपन को देखकर अपने मन का धैर्य किसी भी हाल में मत खोना। ये सब दिखाने के लिए होता है। दिल के अंदर गहराई में वो प्यार छुपा है। बाहर का सख्तपन हटेगा तो प्यार बाहर आ जाएगा। हाँ, मैं अपने सारे निजी दुखों और अपमान की बात भूलकर आज से इस गांव के लोगों की समस्या को सुलझाने में मन लगाने का फैसला करता हूँ। ये हुई ना मेरे बचपन के उसी जाने पहचाने अमित जैसी सच्ची बात। अरे हम दोनों अगर एक साथ रहे तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक पाएगी भाई। अरे एकदम गर्दा उड़ा देंगे। सुनो, मैंने कागज पेंसिल से इस नहर के मुहाने पर जमा हुए पानी को बाहर निकालने का एक बेहतरीन आधुनिक नक्शा तैयार किया है नबा। अरे वाह अमित, क्या बात है। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बीच ही तो हमारे गांव के किसानों के नए सिरे से जीने का रास्ता छुपा हुआ दिख रहा है भाई। लाओ दिखाओ जरा अच्छे से। सुनो, इसको तुम छोड़ो, इसको देख के क्या करोगे? मुद्दे की बात सुनो। तुम गांव के कुछ जवान लड़कों को साथ लेकर उधर की निचली नहर के मुहाने का जंगल कुदाल से साफ करने का इंतजाम कर सकते हो क्या? अरे तुम क्यों चिंता करते हो भाई। मैं आज शाम तक ही गोपाल दा और रतन को लेकर उस नहर के किनारे एकदम समय पे पहुंच जाऊंगा। आज चिंता मत करो। तुम देखो, अब यहाँ के जवान लड़के किसी से कम है क्या? अरे पहाड़ उखाड़ लेंगे। अरे बस भाई, पहाड़ नहीं उखाड़ना है। सुनो, पानी को अगर एक बार उस नदी की मुख्य धारा से मिला दिया जाए ना, तो हमारे खेतों की सारी नई फसल बच जाएगी। अच्छा चलो
फिर बेकार में वक्त गवाए बिना घर के अंदर से काम के जरूरी औजार, रस्सियां, हंसिया, कुल्हाड़ी, अरे जो जो मिलेगा सब लेकर आते हैं, समेट कर आते हैं भाई। चलो। अमित बाबू, जो दाई तरफ का दलदल देख रहे हैं ना, बरसात का पानी जमा होने पर हमारे पूरे टीले के सारे धान के खेत इसी जगह आकर डूब जाते हैं। गोपाल जी, मैं नक्शा देखकर समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे इस गांव के पुराने जलमार्ग का मुहाना कई सालों से गंदगी और गाद जमा होने के कारण बंद पड़ा है। आपने एकदम पक्की बात पकड़ी है बाबू। पुराने दिनों में इस झील का अतिरिक्त पानी उधर की सूखी नहर के जरिए बहुत आसानी से निकल जाता था। हमारा अब सबसे मुख्य काम यह है कि उस पुरानी नहर के मुहाने पर जो मिट्टी का ढेर बन गया है ना, उसे कुदाल से काटकर साफ करना है। लेकिन बाबू, पानी के इस तेज बहाव के सामने खड़े होकर इतना बड़ा मिट्टी का बांध इंसानी हाथों से एक दिन में काट डालना बड़ा मुश्किल काम होगा। ओहो, तुम लोग अगर कुछ जवान लड़कों को लेकर दोनों तरफ से आड़ा तिरछा नाला काटने का काम शुरू करो गोपाल, दिक्कत क्या है? एक तरफ से क्यों करना, दोनों तरफ से करो, और मैं तो कहता हूँ 3 तरफ से करो, दाएं बाएं और बीच में। ठीक है, ठीक है, तो पानी का दबाव अपने आप ही कम हो जाएगा। शहर जाकर आपने इतनी बड़ी विद्या सीखी है अमित बाबू। ठीक है, ठीक है, आज आपकी ये विद्या हमारे गांव को बचाएगी, हमको एक उम्मीद दे रही है। अरे मैं भी तो इसी मिट्टी का संतान हूँ गोपाल बाबू। अगर इस गांव के किसानों के मुंह में अनाज ना हो तो मेरी शहरी शिक्षा का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आपके मुंह से ये विनम्र बातें सुनकर दिल के अंदर का डर एक पल में गायब हो गया बाबू। चलिए, काम के लड़कों को बुलाता हूँ मैं। हाँ, अब और बेकार समय गंवाने की जरूरत नहीं है। तुम उधर के कोने से रतन और श्यामलाल को अपने हाथ के इशारे से जल्दी से बुला लो। अमित, तुम थोड़ा उधर ढलान वाले जंगल की तरफ देखो। गोपाल दा के हाथ की कुदाल की मार से मिट्टी का बांध कैसे ढीला पड़ता जा रहा है। देखो भाई, देखो। हाँ नवा, इस नए नाले का मुहान अब सिर्फ 2 हाथ और गहरा कर दिया जाए ना, तो झील का अटका हुआ गंदा पानी बहुत तेजी से इस नहर में गिरने लगेगा। अरे भाई, गांव के लोग आज दोपहर का खाना भूलकर तुम्हारे इस वैज्ञानिक नक्शे को कामयाब बनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ काम किए जा रहे हैं अमित। हाँ, उसकी चिंता मत करो। हाँ, लोगों के इस एकता की ताकत को देखकर ही मेरे दिल के अंदर की सारी थकान और पिताजी के दिए अपमान का दुख एक पल में दूर हो गया भाई। अरे जमींदार बाबू, अगर आज अपनी दोनों आंखों से अपने बेटे का यह कारनामा देख पाते ना, अरे उनका कठोर मन आज गर्व से भर उठता। अरे कहते, बेटा किसका है, हमारा। हाँ, पिताजी का मन बड़ा स्वाभिमानी है नवा। वो मुंह से चाहे जितनी भी कड़वी बात दिखाएं, कहें, अपनी इस प्रजा की भलाई के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। वही तो, अब बस कुदाल की मार बाकी है अमित। देखो, झील का पानी कितनी तेजी से नहर की तरफ उतरने लगा। देखो 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 देखो, आ गया। अरे हाँ, हाँ, इस नए नाले से पूरे खेत में जमा हुआ पानी आज रात के भीतर ही पूरी तरह से साफ होकर नदी की मुख्य धारा में मिल जाएगा, देखना। तुम्हारी इसी इंजीनियरिंग की विद्या ने आज हमारे पूरे गांव की हजारों बीघे की खेती की जमीन को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया। चलो। वाह, इस जीत की खुशी सिर्फ अकेली मेरी नहीं है नवा। गांव के हर एक इंसान की अपने खून पसीने से सींची मेहनत के बीच ही असली कामयाबी छिपी है। चलो, सबने मेहनत किया, बहुत अच्छा। अजी, क्या तुम अपने इन कानों से उधर मैदान की तरफ से बहकर आती हुई गांव के लोगों के आनंद की गूंज सुन पा रहे हो? चारू, सुबह से तो बाहर नए सिरे से कोई बादलों की गर्जना नहीं सुनी, फिर ये किसानों के टोले के लोग अचानक इस तरह खुशी से क्यों झूम उठे हैं? हमारे अमित ने आज अपने शहर की पढ़ाई लिखाई को काम में लाकर पूरे गांव के डूबते हुए धान के खेतों का पानी निकालने का एक शानदार रास्ता निकाला है जी। क्या तुम झूठी बात कहकर मुझे सांत्वना दे रही हो चारू?
अरे जो बेटा इस मिट्टी का खिंचाव नहीं समझता, वो भला इतने बड़े जलमार्ग की समस्या कैसे सुलझाएगा? मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ जी। नवरुण और गोपाल को साथ लेकर उसने खुद नहर के घुटने भर कीचड़ में खड़े होकर नया नाला खोदा है। क्या उसने सचमुच अपने शरीर के कीमती कपड़ों का मोह छोड़कर उन किसानों के साथ कीचड़ भरे मैदान के काम में हाथ लगाया चारू? हाँ जी, गांव के लोग आज तुम्हारे बेटे का जय गान कर रहे हैं। जो ज्ञान उसने शहर जाकर सीखा है वो आज इस मिट्टी के काम आ गया। राय परिवार का खून कभी भी अपनी प्रजा की मुसीबत में घर पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता चारू। उसने आज अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया है। मन के अंदर का ये झूठा अहंकार और गुस्सा अब पूरी तरह निकाल फेंको जी। तुम्हारे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, वो आज एक वीर की तरह लड़ा है। मेरे सीने के अंदर इतने सालों से जमा हुआ सारा पत्थर जैसे एक पल में पिघल कर पानी हुआ जा रहा है चारू। एक काम करो, उसे एक बार मेरे सामने लेकर आओ। मेरा बेटा, जाओ जाओ लेकर आओ उसको। अरे राय बाबू, आज इतने सालों बाद आप अपने घर की चार दीवारी तोड़कर, क्या बात है, क्या बात है, खुले मैदान की हरी सरहद पर आकर खड़े हुए हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे हरिदास दा, सुबह से घर में मन बहुत छटपटा रहा था भाई, इसीलिए सोचा कि अपनी दोनों आंखों से मैदान का असली हाल देख पाऊं तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलो देखा जाए। हाँ, आप उधर की निचली झील की तरफ देखकर आइए महाशय। अरे सिर्फ एक ही रात के भीतर सारा गंदा पानी कैसे साफ होकर नदी की गोद में चला गया, देखिएगा तो लगेगा चमत्कार हो गया है। ये चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ हरिदास दा? कल सुबह तक तो चारों तरफ से सारे धान के खेत इस पानी के नीचे डूबे हुए थे। अरे चमत्कार हुआ आपके बेटे की वजह से। आपके योग्य बेटे अमित बाबू ने आज अपने शहर की बुद्धि और आधुनिक विद्या को काम में लगाकर इस बरसों से बंद पड़े जलमार्ग को पूरी तरह से चालू कर दिया। वाह, तो गांव के किसानों के टोले के लोग अब मन से कैसे हैं हरिदास दा? क्या लगता है कि उनके घरों की तंगी कुछ दूर हुई, कुछ स्थिति में सुधार हुआ? अरे पूरे गांव के लोग आज अमित बेटे का जयगान कर रहे हैं। उनके इस एक सच्चे उपकार की वजह से हजारों बीघे की नई फसल बच गई। राय परिवार का खून कभी भी अपनी प्रजा के संकट में घर पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हरिदास दा। उसने आज अपने कर्तव्य का प्रमाण दे दिया। हाँ, इतने सालों का पुराना गुस्सा अब मन के भीतर से पूरी तरह झटक दीजिए राय बाबू। अरे ऐसा बेटा, एकदम रत्न जैसा बेटा जिसके घर में हो उसे कोई डर नहीं होता। मेरे सीने के अंदर इतने सालों का जमा हुआ सारा मलाल गुस्सा जैसे एक पल में पानी हो गया। अरे उसने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बेटा किसका है? मेरा। हाँ माँ, मैं तो आज दोपहर के बाद नहर का सारा काम खत्म करके घर लौटा हूँ। पिताजी क्या अपने कमरे के भीतर बिस्तर पर अभी शांति से सो रहे हैं? कहाँ हैं? अमित बेटा, तुम थोड़ा इधर आकर मेरे पास बैठो तो सही। तुम्हारे इस कीचड़ से सने थके हुए चेहरे को देखकर आज मेरा दिल भर आया है। माँ, मैं तो इसी मिट्टी की संतान हूँ। अगर इस गांव के किसानों के मुंह में निवाला ही नहीं होगा तो मेरे इस शहरी शिक्षा का कोई मोल नहीं रह जाएगा। तुम्हारे पिताजी मुंह से चाहे जितनी भी कड़वाहट दिखाएं अमित बेटा, उनकी इन दोनों आंखों के पीछे का गहरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ ही था। अब मैंने उनकी उस पुरानी आज्ञा का उल्लंघन करके शहर जाकर भूल की थी माँ। आज उनके चरणों में माफी मांगना बहुत जरूरी है।
वो आज सुबह खुद उस मैदान के ऊंचे बांध पर जाकर तुम्हारे बनाए उस नए नाले का शानदार रूप अपनी आंखों से देखकर आए हैं बेटा। अच्छा माँ, क्या पिताजी सचमुच मेरे इस छोटे से काम की जगह पर अपने इस कमजोर शरीर के साथ गए थे क्या? है क्या उनका गुस्सा मेरे ऊपर से कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बेटा, उनके मन के अंदर इतने सालों से जमा हुआ सारा गुस्सा और अभिमान आज तुम्हारी इस एकता के काम के खिंचाव से पिघलकर पानी हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आज शाम होने से पहले ही पिताजी के उस शयन कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर एकदम दंडवत होकर अपनी जिंदगी की सारी गलतियों की माफी मांगकर उनको खुश करूंगा। ये हुई ना राय परिवार के योग्य बेटे जैसी बात बेटा। तुम कमरे के भीतर जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक लोटा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। जमींदार बाबू, मैं आपकी आज्ञा मानकर आज शाम के इस शांत माहौल में आपके इकलौते योग्य बेटे अमित को आपके सामने लेकर आया हूँ। अमित बाबू हाजिर हो। आइए आइए भाई, आइए आइए, पीछे कहाँ खड़े हैं? नवा, तुमने आज मेरी इन अंधी आंखों को नए सिरे से खोल दिया बेटा। इतने सालों की पुरानी दूरी का अंत तुम लोगों ने ही करके दिखा दिया। पिताजी, मैं पढ़ाई लिखाई के अच्छे मौके के लिए शहर जरूर गया था, लेकिन आपको और इस मिट्टी के घर को भुलाए रखने का अपराध ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अमित, तुम अपने पिता की इस आखिरी उम्र की सख्त आज्ञा को भूलकर आज इस गांव की प्रजा के लिए जो करके आए हो ना बेटा, उसका दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब मैंने तो आपकी ही दिखाई हुई उस ईमानदारी और त्याग के सच्चे आदर्श को अपने मन के भीतर जिंदगी भर सजोकर चलना सीखा है पिताजी। राय परिवार का इकलौता वारिस होकर भी जब तुम इस मिट्टी की प्रजा और अपने जन्मदाता को भूलकर शहर चले गए थे ना, तब मेरा दिल कांप उठा था बेटा। पिताजी, मेरा कभी भी आपको छोड़कर दूर रहने का इरादा नहीं था। बस अपनी शहरी शिक्षा को इस गांव की मिट्टी की भलाई में लगाना चाहता था, बस। तुमने आज अपनी योग्यता का प्रमाण देकर मेरे इस बूढ़े सीने को गर्व और शांति से पूरी तरह से लबालब भर दिया है बेटे। हाँ, इतने सालों का ये बाप बेटे के बीच का मन मुटाव आज इस कमरे के कोने में बैठकर एक पल में दूर होते देखकर मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। बस बस बस, चुप हो जा। अमित, तुम अब और देर ना करके मेरे इस जर्जर सीने के पास आकर खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, तुम्हारा ये पिता इतने सालों का खालीपन पूरी तरह से अब मिटाना चाहता है। आजा बेटा, आजा आजा आजा। चारू, आज हमारे इस राय परिवार के आनंद का दिन है। उधर रसोई घर से इंग्लिश मछली और बैगन फ्राई की शानदार खुशबू आ रही है। हाँ। अजी, तुम आज खुद सुबह खुद ही बाजार के रास्ते से इतनी ताजी इलिश और बगीचे के कच्चे बैंगन अपने हाथ से खरीद कर लाए हो ना? हाँ माँ, चूल्हे से उतारी गई ना गर्मा गर्म इंग्लिश मछली और बैगन फ्राई के साथ रात के इस भोज का आयोजन गांव के लोगों का दिल पूरी तरह से खुश कर देगा। हमारे इस छोटे से गांव की मिट्टी बड़ी सच्ची है रे बेटा अमित। इंसानों के मन के अंदर अगर ये आपसी मेल जोल रहे ना, तो हर दुख को जीता जा सकता है। धान के खेतों का सारा नुकसान मानो ईश्वर ने आज हमें इस कुरकुरी इलिश मछली और बैंगन फ्राई की तृप्ति के आनंद से बहुत खूबसूरती से पूरा कर दिया। हाँ माँ, शहर का शोर शराबा छोड़कर इस गांव के अपने लोगों के हंसते हुए चेहरे देखने के बीच ही जिंदगी की असली परम तृप्ति और शांति छिपी है। राय परिवार के पूर्वजों के इस जमींदारी के इतिहास में आज की इस उत्सव भरी रात का नजारा हमेशा की तरह चमकता रहेगा। रात बहुत होने को आई है जी। अब गांव के सब लोगों को
मिट्टी की थाली में गर्म चावल और तृप्ति देने वाली इलिश मछली और बैंगन फ्राई परोसने को कहो। मैं खुद अपने हाथों से नवरुण और गोपाल को साथ लेकर हर एक इंसान की थाली में खाना परोसने का जिम्मा आज अपने कंधों पर लेता हूँ माँ। तुम्हारा कल्याण हो बेटा। इस घर के हर कोने में हमेशा ऐसे गहरे प्यार की पवित्र रोशनी सदा इसी तरह से एकता के साथ जलती रहे। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में किस पकवान का नाम लिया गया है? तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो और बेल आइकन भी ऑन कर देना कि जो भी वीडियो अपलोड हो जरूर आपके पास आए।